नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एमवीए में दरार, संजय राउत का ऐलान, कहा कि लड़ेंगे चुनाव। आपका गंभीर आरोप, फर्जी वोट पर संग्राम, इसी की आंखों में धूल झोंक रहे बीजेपी मंत्री। दिल्ली चुनाव में एड से लेकर पोस्ट तक सोशल मीडिया पर इसी की कड़ी नजर, गलतियां पड़ेंगी भारी। शाहीन बाग वाली ओखला विधानसभा सीट पर क्या है सियासी समीकरण, तीसरी बार मैदान में अमरुल्ला खान। हिमालय खाक, 11 मौतें, अरबों का नुकसान, कैलिफोर्निया की आग ने अमेरिका को पहुंचाया नुकसान। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर हर जगह हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो अवसर पाने के लिए खुद संघर्ष करेंगे। हमें एक बार इसका प्रयास करना होगा। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना पश्चिमी से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। कैस लगाए जा रहे हैं कि विधायक ने अपने आप को गोली मारी है। अब विधायक की मौत कैसी हुई, गोली अचानक कैसे चली, या उन्होंने खुद अपने आप गोली मारी या फिर किसी और ने गोली चलाई, इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। साथी गुरप्रीत गोगी जी सानू आपां नूं सारिआं नूं छड्ड गए, सो परिवार ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, परसों भी मेरे को 4-5 घंटे और चौथे भी, क्योंकि सारिया जिहड़ियां पोलीटिकल प्लैनिंग वगैरह डिस्कशनस हो रही सीगियां, ते दोनों दिन 4-4, 5-5 घंटे मेरे को रहे, बड़ियां खुल के डिस्कशनस होईयां। और हमेशा हसदे ते हसदे खुश तबीयत भी, कदे हमेशा जिवें कहंदे ने भी चढ़दी कला च रहिंदी सी रूह उन्हां दी, ते बहुत अनफॉर्चुनेट। सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। राणे ने विपक्ष की ओर से ईवीएम पर निशाना साधने के जवाब में विवादास्पद बयान दिया है। नितेश राणे का कहना है कि ईवीएम का मतलब है हर वोट मुल्ला के खिलाफ। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शुक्रवार को सांगली जिले में आयोजित हिंदू गर्जना सभा को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया है। नितेश राणे ने कहा है कि हाँ, हम ईवीएम के विधायक हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब है हर वोट मुल्ला के खिलाफ। वहीं सभा में बीजेपी विधायक सुरेश खाड़े ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उसने कहा है कि हम मिनी पाकिस्तान से 4 बार चुने गए। सांगली जिले में हिंदू गर्जना सभा को संबोधित करते हुए नितेश राणे ने कहा है कि सभी विपक्षी दल ईवीएम के नाम पर चिल्ला रहे हैं, वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, लेकिन वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर मतदान किया है। राणे ने कहा है कि वो ये नहीं समझ सकते हैं कि हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर मतदान किया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि हाँ, हम ईवीएम के एमएलए हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। वहीं सम्मेलन में बीजेपी विधायक ने भी एक विवादित बयान दिया है। खाड़े ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर मुस्लिम वोटर हैं और वो मिनी पाकिस्तान से चुनाव लड़ते हैं और लगातार जीत रहे हैं। बीजेपी नेता सुरेश खाड़े मिरज विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस बार वो इस क्षेत्र से लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए सुरेश ने कहा है कि हम मिनी पाकिस्तान में भी लड़ रहे हैं, उस जगह से मैं 4 बार जीत कर आया हूँ और एक चौका मारा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हमारी संख्या बहुत अधिक है, विपक्ष अब सड़कों तक ही सीमित रह गया है। केंद्र और राज्य हिंदू राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जो आगे की रणनीति है उसे इंडिया गठबंधन के सारे नेता सर्वसम्मति से बनाएंगे। ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना था, ये देश की अंतरात्मा को बचाने के लिए बना था। देखिए, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सुदृढ़ प्रदर्शन पूरे देश में दिया है, और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया।
और इसी का कारण है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन की 240 से अधिक सीट हैं और इसलिए जो आगे की रणनीति है इंडिया गठबंधन के सारे नेता आपस में बैठ के सर्वसम्मति बनाकर आगे की रणनीति भी बनाएंगे और इंडिया गठबंधन महज लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना था, ये देश की अंतरात्मा को बचाने के लिए, जो भारत का ख्याल है उसकी सुरक्षा करने के लिए बना था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की सूची में जाट आरक्षण पहले से लागू है, ये शीला दीक्षित के समय से लागू है। 2013 में जब यूपीए सत्ता में थी तब यूपीए ने जाटों को ओबीसी का दर्जा दिया था और करीब 7 राज्यों के जाटों को इसमें शामिल किया गया था। 2014 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तब तक एनडीए सरकार केंद्र में आ चुकी थी। उन्होंने इसे उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए ये बाहर हो गया है। उस समय अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? क्या उस समय उन्हें चिंता नहीं थी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट ये समझ लें कि दिल्ली की जो सूची है उसमें जाट रिजर्वेशन लागू ऑलरेडी है और ये माननीय शीला दीक्षित जी के समय से ही लागू है। आज लगभग हो गए हैं 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो यूपीए 2 की सरकार ने जाटों को ओबीसी का स्टेटस देते हुए लगभग 7 स्टेट्स में के जो जाट हैं उनको उसमें शामिल किया और लगभग उसी समय केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है और एनडीए तब तक एनडीए सरकार जो है वो केंद्र में आ चुकी थी। उन्होंने उसको तरीके से परस्यू नहीं किया, लिहाजा वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे? क्या उनको उस समय चिंता नहीं थी? आज 11 साल बीत गए हैं। आज जब चुनाव सर पे आता है तो केजरीवाल जी को इसी तरीके की बातें याद आती हैं, लेकिन निश्चित ही इसमें भारतीय जनता पार्टी जिसने ठीक से उसको अगर रिप्रेजेंट करते तो आज जाट जो हमारे साथ आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें जाट जो रहने वाले थे उनको ये इसका लाभ मिल सकता था। तो ये दोनों जो सरकारें हैं, दोनों जो नेता हैं इनके, ये सिर्फ प्योर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई हितैषी है, सभी को ध्यान में रखकर काम कोई करने वाली है तो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि भाजपा पहले दिन से ही एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का घोटाला जानबूझकर किया गया घोटाला है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी। जो परियोजना लागू की गई थी उसमें फेरबदल किए गए थे, हर बार सरकारी नियमों की अवहेलना की गई थी। क्यों अरविंद केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नहीं रख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक बात कह रही है कि 2026 करोड़ का जो घोटाला इस कैग रिपोर्ट से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उस समय के शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया, ये घोटाला जानबूझकर किया गया घोटाला है। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा ये प्लान करके किया गया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई, शराब नीति बनानी है, लेकिन उस राय को उठा के रद्दी में रख दिया, सिर्फ कागजों पे। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हम कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें फेरबदल किया गया और बार बार जो सरकारी नियम है उनकी अवहेलना करते हुए आपने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, आपने एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली और लगातार जितनी भी वो थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो सब किनारे कर दी। कैसे पैसे आना है वो करना है और उसके साथ साथ शराब की कीमत तय नहीं करना, जो लाइसेंस जिनके पास है उनसे जो फीस लेनी है उसको माफ कर देना, कोविड के नाम पे 140 करोड़ छोड़ देना, 890 करोड़ रुपए जो लाइसेंस धारियों से लेने थे वो नहीं लेना, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज पीएम मोदी के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के आंख में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद है, फिर भी मई से लेकर जनवरी तक 8 महीने से वो सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं।
देखिए, ये बहुत बड़ा चुनावी फ्रॉड है और चुनावी केंद्रीय चुनाव आयोग जहां पे है नई दिल्ली विधानसभा में, उस इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए, हैरान करने वाली बात है कि देश के 2 केंद्रीय मंत्रियों के पते पे फर्जी वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है, तमाम सांसदों के घरों पे दी गई है। मैंने एड्रेस के साथ वो सारी चीजें बताई हैं और मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली की बीजेपी हो चाहे देश की बीजेपी हो, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंसी हुई है। दिल्ली की जनता उनको फ्लश कर देगी और आप देखिएगा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया पर गतिविधि पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। सोशल मीडिया पर दिए जा रहे विज्ञापनों और हर एक पोस्ट की निगरानी करने की जिम्मेदारी आयोग ने दिल्ली चुनाव कार्यालय को सौंपी है। सोशल मीडिया पर दलों व उनके प्रत्याशियों के भारी खर्च, आपत्तिजनक पोस्ट और मैनिफेस्टो से इतर वादों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया में प्रचार के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के चलते 1 दशक पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश तय किए थे। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली चुनाव कार्यालय राजधानी में होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया प्रचार और खर्च पर भी निगरानी रखेगा। सोशल मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में 2014 में लाया गया था। इसके साथ ही फेसबुक, गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी चुनाव को देखते हुए कंटेंट की निगरानी करने का आश्वासन दिया था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि जैसी वेबसाइट को सोशल मीडिया की संज्ञा दी गई है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तय किए गए और बढ़ते प्रभाव के चलते ही आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने का फैसला 2014 के आम चुनाव के दौरान किया था। तब चुनाव आयोग का कहना था कि चुनाव में पारदर्शिता और बराबरी के अवसर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है। चुनाव आयोग का यह भी कहना था कि सोशल मीडिया पर चुनाव कानूनों का निश्चित रूप से उल्लंघन होता है। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय दिए जाने वाले हलफनामे में अपनी ईमेल आईडी और अन्य अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा आपको समर्थन देने पर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का कहना है कि इन पार्टियों का दिल्ली में ज्यादा अस्तित्व नहीं है। ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस इनके राज्यों में मजबूत हो। चूंकि इन्हें लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तभी उन्हें अचानक गठबंधन की याद आई है। उन्होंने कहा है कि 5 महीने पहले जब आप नेता गोपाल राय ने कहा था कि कोई गठबंधन नहीं होगा, तब ये लोग कहाँ थे। नहीं, देखिए, इन पार्टीज का आज कम से कम कोई ज्यादा वजूद नहीं है दिल्ली में, और ये पार्टियां तो अपने अपने राज्य में नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जब से उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रही है, उसी समय इनको गठबंधन याद आया। भाई 5 महीने पहले गोपाल राय ने कहा था कि गठबंधन नहीं होगा, तब तो कुछ नहीं बोले, तब तो नहीं कहा कि गठबंधन होना चाहिए था। और पिछले 20-25 दिन में भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। उसके बाद 2-3 महीने यकायक जब उनको लगा कि कांग्रेस तेजी पकड़ रही है, तो उन्होंने अपना ऐलान करना शुरू किया है। ना उनका कोई दिल्ली में फर्क पड़ने वाला है और ना इन पार्टियों का कोई अपना बहुत बड़ा वजूद है दिल्ली में। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के बाद से सभी 17 विधानसभा सीटों पर सियासी तल्खियां बढ़ गई हैं। ओखला विधानसभा दिल्ली की चर्चित सीटों में से एक है। एनआरसी और सीए के खिलाफ महीनों तक चले विरोध प्रदर्शन की वजह से ये सीट देश और दुनिया में सुर्खियों में रही। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार लगातार अमानतुल्लाह खान को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर वो साल 2015 और 20 में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए सियासी जीत पहले के 2 विधानसभा चुनाव की तरह आसान साबित होगी या नहीं, इसका पता 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही चलेगा। और 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को गिनती है। लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के काम जान रहा हूँ। बहुत दिन जेल में रहा, जेल से आने के बाद जो मौका मिला है लोगों के बीच जाने का, जा रहा हूँ। लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग पूरी तरह साथ हैं। आपकी सीट और पूरी दिल्ली में सभी सीटों को लेकर आप लोगों का क्या तैयारी है, परिणाम में क्या उम्मीद है? जैसे हमने जो काम किए हैं हम उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं और जान रहे हैं, लोग समझते हैं। और जो योजनाएं हमारी हैं, जो अब जैसे महिला सम्मान योजना है जो 2100 रुपये हर महिला को देंगे, और जो बुजुर्गों के लिए, जो हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, उनके लिए हम फ्री इलाज का लेकर आए हैं। उसके अलावा जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य
और एजुकेशन उस पर हमने काम किया, वो हमें, और बाकी जो इलाके में डेवलपमेंट के काम किए उनके बारे में। आपकी जेल जाने, आपकी पार्टी में दूसरे नेताओं जेल जाने का असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा, हमारे साथ में सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा। असर ये है कि हमारे फेवर में जो है चीजें आएंगी, लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारे साथ गलत हुआ। आज हम सारे जेल में हैं, बेकसूर मुकदमा, बेकसूर हमें फंसाया गया था, जबरदस्ती जो है फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, ये सब जानते हैं इस चीज। मगर आप जेल में थे, मगर फिर भी काम हो रहा था। जेल से बाहर निकलने में लगातार आप जो है लोगों के बीच में काम करवा रहे हैं। देखिए 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं ना, रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। जब मैं जेल में था तब भी काम हो रहा था, लेकिन उस स्पीड से काम नहीं हो पा रहा था। दिल्ली कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा है कि आप केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रही है। उनकी लड़ाई न कालकाजी विधानसभा के लोगों के लिए है और न ही होगी। कांग्रेस की नज़र ज़मीन पर है, सड़क पर है, लोगों पर है और लोगों के मुद्दों पर है। ये फैसला जनता करेगी कि कौन मुख्यमंत्री या विधायक होगा। फिलहाल मुद्दे ये नहीं हैं। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये सीएम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई दिल्ली कालकाजी के लोगों के लिए ना थी ना है। इनकी लड़ाई कुर्सी को लेकर है। कौन सीएम होगा, कोई परमानेंट सीएम होगा, कोई डिप्टी सीएम होगा, कोई टेम्परेरी सीएम होगा। सीएम पे, कुर्सी पर इनकी नजर है और कांग्रेस की नजर जमीन पर है, सड़क पर है, लोगों में है, लोगों के मुद्दों पर है। हम लड़ेंगे, ये फैसला जनता करेगी कौन विधायक होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा। मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा आज लोगों के सामने खड़ा हुआ है, जिससे बात नहीं हो पा रही। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने देश की प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी कभी भगवान बन जाते हैं तो कभी इंसान बन जाते हैं। जब उनसे काम कराने की बारी आती है और उनकी गलतियों की ओर हम ध्यान दिलाते हैं तो वो इंसान बन जाते हैं, वरना वो खुद को देवता कहते हैं और अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी छोड़िए और इंसान बनकर बात कीजिए। डैमेज कंट्रोल के बजाय अपने काम को कंट्रोल कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी कभी भगवान बन जाते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं। जब उनसे काम कराने की बारी आती है और उनकी गलतियां हम लोग गिनाते हैं तो वो इंसान बन जाते हैं, वरना वो कहते हैं कि मैं तो देवता हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। प्रधानमंत्री जी ये जुमलेबाजियां छोड़िए, इंसान बनकर के बात कीजिए। डैमेज कंट्रोल करने की जगह काम को कंट्रोल में कीजिए, मणिपुर को कंट्रोल में कीजिए, महंगाई को कंट्रोल में कीजिए, बेरोजगारी को कंट्रोल में कीजिए। झूठ मत बोलिए, प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री मत बनिए, देश के प्रधानमंत्री बन के काम कीजिए। और 140 करोड़ देशवासियों के लिए आपका काम करना आपका कर्तव्य भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है। ये बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, कभी आप भगवान बने रहते हैं, कभी इंसान बने रहते हैं, कभी कुछ और बने रहते हैं, इन सब बातों से आम जनता का कोई मतलब नहीं है। डैमेज कंट्रोल मत कीजिए। बंदरगाह मंत्री हैं तो उससे पहली चीजों पे बंदरी पिक्की वाली बात कर रहे हैं ये लोग। नीतीश राणे को तो भारत सरकार को चाहिए कि जेल में बंद करे राष्ट्रद्रोह के आरोप में। मुल्ला किसे कह रहे हैं? इस्लाम के मानने वाले क्या हिंदुस्तान के सपोर्टर नहीं है, वोटर नहीं है या नागरिक नहीं है? नीतीश राणे। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामनगरी में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे। इस बीच सीएम योगी ने बेहद सुंदर तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है। इसमें वो भगवान राम की पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में एक फोटो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी है, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। अब इस पर बात करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। और उनकी प्राथमिकताओं में यही चीजें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए ना। मंदिर भाजपा का नहीं है ना, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना। लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे, साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। उन्हें नौकरी रोजगार पे बताना होगा, उन्होंने क्या हासिल किया, नहीं हासिल किया। और जहां उनका रिपोर्ट कार्ड, कोई ब्राइट स्पॉट नहीं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग ने लोगों को सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर कर दिया है। कई हजार लोगों के घर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों और राहत शिविरों में रात गुजारनी पड़ रही है। इस आग की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैल चुकी है, जिसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। कैलिफोर्निया में जंगलों से लेकर घरों तक बहुत कुछ इस आग में जलकर
राख हो गया है। इस आग पर काबू पाने की मशक्कत के रूप में सिर्फ पानी की बौछार का ही एक रास्ता अपनाया गया है, जबकि नुकसान के रूप में कैलिफोर्निया के कई बैंक जलकर खाक हो चुके हैं। हॉलीवुड हिल्स में रहने वाले कई हॉलीवुड कलाकारों को अपने घरों को छोड़कर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कई एक्टर्स के करोड़ों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। सेंटा एना हवा की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज दिशा भी बदल रही है। इसलिए आग उन क्षेत्रों को लील रही है जहां बड़ी आबादी रहती है। लॉस एंजलिस का सनसेट बुलेवार्ड आग की लपेटों में घिर गया है। आग का इतना बड़ा रूप लेने का कारण इन हवाओं को ही माना जा रहा है। कैलिफोर्निया की आग से पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे सेलिब्रिटीज के घर जल गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का सांता मोनिका पहाड़ से सटे मालिबू आलीशान घर आग में जलकर खाक हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया है। इस आग ने अमेरिका को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीमा कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के घरों की कीमत ही $60 लाख से $21 करोड़ तक है। और जानकारी यह है कि अब तक बीमा कंपनियों को $20 अरब का नुकसान हो चुका है, जिसके $200 अरब तक बढ़ने की आशंका है। कैलिफोर्निया में आग से कम 10,000 इमारत जलकर खाक हो चुकी हैं। अकेले लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स में 5,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी खतरा बना हुआ है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।